Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing great and enjoying this biology series with me. So let's continue our chapter. कल हमने किंगडम मोनेरा का पहला मेंबर आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। वो भाई साहब तो बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी के जैसे थे। वो कहीं पे भी सरवाइव कर जाते थे, मतलब बिल्कुल एलियन थे। वो बैक्टीरिया थे ही नहीं। वो तो वैसे बिल्कुल उबलते पानी में वो सरवाइव कर जाते थे, दलदल में सरवाइव कर जाते थे, नमक के पानी में वो सरवाइव कर जाते थे, एनिमल्स के गट्स में वो देखने को मिलते थे। बिल्कुल एक्सट्रीम जगहों में वो रहते थे। इससे पहले हमने आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम मिलने वाले हैं मोनेरा किंगडम के सबसे बड़े और सबसे रियल कह सकते हैं हम उनको, या फिर ट्रू बैक्टीरिया से, जिनका नाम है यू बैक्टीरिया। इसमें यू बैक्टीरिया में यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। आज हम एनसीईआरटी की एक लाइन को बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे और साथ ही कुछ ऐसी जबरदस्त एक्स्ट्रा बातें हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जो बिल्कुल सीधा एग्जाम में हमारी हेल्प करेगी। तो चलिए सभी अपनी एनसीईआरटी का पेज खोलो और हम शुरू करते हैं। यू बैक्टीरिया। बच्चों देखो, बायो में जहां भी आपको ईयू वर्ड देखने को मिले, आप समझ जाना ईयू शब्द का मतलब होता है ट्रू, यानी कि असली। जैसे यूकैरियोट्स, तो ये होते हैं हमारे पास ट्रू बैक्टीरिया। हमारे आसपास जितनी भी मतलब हवा, पानी या फिर आम जगह जहां पर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, वो एक्चुअली ये ही बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, मतलब इनकी क्या पहचान होती है? इनके पास होती है एक बहुत ज्यादा रिजिड सेल वॉल, यानी कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है और वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है, जो कि इससे पहले जो बैक्टीरिया थे आपके, उनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की शेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है। अब ये जो इतनी मजबूत इनके पास शेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है? इनको एक फिक्स शेप प्रोवाइड करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है। और अगर ये बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, यानी कि मूव करते हैं, चलने फिरने वाले होते हैं, जिनको हम बायो में मोटाइल बोलते हैं, तो इनके पास एक लंबी पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फ्लैजिलम बोलते हैं। तो ये जो फ्लैजिलम होती है ना, बिल्कुल एक जैसे बोट का मोटर होता है ना, मोट के प्रोपेलर की तरह ये घूमता है, तो इनको पानी में आगे बढ़ने में मदद करता है। यानी कि जो इनकी फ्लैजिला होती है वो इनको मूवमेंट में हेल्प करती है। अब चलिए मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इस ग्रुप के सबसे बड़े सुपरस्टार से मिलते हैं, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। इनको ना हम प्यार से ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, यानी कि ये आपके क्या होते हैं? प्लांट नहीं होते, प्लांट नहीं होते ये। ठीक है, एल्गा लिखा है ना यहाँ पे। ठीक है। तो अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो एल्गा लिखा है यहाँ पे, पर ये कोई प्लांट नहीं है। ये क्या है आपके? ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा एक ही बात होते हैं। इनके पास होता है एक सीक्रेट वेपन, कि क्यों इनको ब्लू ग्रीन एल्गा बोला गया। ठीक है। और ये जब प्लांट नहीं है तो फिर मतलब किस तरीके से बोल दिया? इनके पास जो सीक्रेट वेपन होता है ना, वो होता है क्लोरोफिल ए। इनके पास क्लोरोफिल ए, यानी कि ये वही ग्रीन पिगमेंट है जो आपके ग्रीन प्लांट्स के पास पाया जाता है। वो पिगमेंट जो आपका ग्रीन प्लांट्स के पास होता है और आपका किस में हेल्प करता है? ये आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और फैक्ट है। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, इन्हें धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजन बनाने का जो क्रेडिट होता है ना, वो साइनोबैक्टीरिया को ही दिया जाता है। ठीक है। यही वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने सबसे पहले धरती पर ऑक्सीजन बनाया था। मतलब अगर आज से अरबों खरबों साल पहले ये लोग ऑक्सीजन नहीं बनाते, तो आज धरती पर ऑक्सीजन हमें देखने को ही नहीं मिलता। इन्होंने क्या करा? आपका ऑक्सीजन सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। अच्छा, अब उसके बाद अगर बात करें ये कैसे रहते हैं, मतलब इनका थोड़ा सा इनके बारे में और समझ लेते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये यूनिसेल्युलर होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल के रूप में होते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी ना बहुत सारी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में और फिलामेंटियस फॉर्म में भी होते हैं। ये मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गा के रूप में भी होते हैं। समझते हैं कैसे? ये सिंगल सेल के रूप में भी हो सकते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर। बहुत सारे दोस्त ना मिलके एक जगह, बहुत सारे दोस्त ना कॉलोनीज बना के एक साथ रहते हैं, तो इस तरीके से ये कॉलोनियल फॉर्म में भी होते हैं। या फिर ये क्या करते हैं, मतलब फिलामेंटियस फॉर्म में भी देखने को मिलता है, इस तरीके से जुड़ के ये फिलामेंट बना लेते हैं, तो ये फिलामेंट के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। या फिर ये क्या करते हैं, मतलब जो साफ पानी होता है, फ्रेश वाटर। ठीक है। फ्रेश वाटर में ये हमें देखने को मिलता है, समुद्र के आसपास जो खारा पानी होता है, मेराइन वाटर, ये आपको वहां पर मिल जाएंगे। जो गीली मिट्टी होती है, मतलब हर जगह ये बैक्टीरिया हमें देखने को मिलेंगे।
अच्छा, तो अब हमने बात करी कि ये क्या करते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर में दिख भी रहा आपको, ये ना इस तरीके से कॉलोनीज बना के पूरा का पूरा ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि मतलब जब ये इस तरीके से कॉलोनी बना लेते हैं ना, ये ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो इनके बाहर ना एक ऐसे चिपचिपी सी बिल्कुल जैसे जेली लाइक होता है ना, तो जेली की जैसी एक सेफ्टी लेयर होती है, जैसे आपको दिख भी रही है। इसको बोलते हैं जिलेटिनियस शीट या फिर म्यूसिलेजेनियस शीट। इसको हम जिलेटिनियस शीट या फिर म्यूसिलेजेनियस शीट कहते हैं। और ये जो जिलेटिनियस शीट होती है ना, ये क्या करती है, ये आपके बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होती है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होती है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लूम्स की। ये ना क्या करते हैं, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम्स फॉर्म करते हैं। जैसे आप इसको कैसे समझोगे, आपने कभी देखा है, मतलब आपके आसपास कोई तालाब या फिर पानी के ऊपर ना एक बहुत हर ग्रीन ग्रीन से ऐसी मोटी लेयर, देखिए ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिल्कुल ग्रीन कलर का कारपेट बिछा दिया हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम या फिर वाटर ब्लूम। तो जब पानी में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, मतलब जैसे फर्टिलाइजर या किसी भी ड्रेनेज का कचरा, मतलब किसी भी तरीके से जब वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, तो साइनोबैक्टीरिया को ना बहुत सारा खाना मिल जाता है, उनकी तो पार्टी हो जाती है। और ये इतनी तेजी से फैलते हैं कि पूरे तालाब के ऑक्सीजन को ये मतलब क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो बेचारी मछलियां होती है ना, वो अंदर ही अंदर मर जाती है। तो जब जहां पर भी बहुत सारी पोल्यूटेड आपको वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड्स या कोई भी आपको नली देखने को मिलती है, तो वहां पे क्या होता है आपका, ये एल्गल ब्लूम्स फॉर्म करते हैं, यानी कि ये मोस्टली आपके पोल्यूटेड वाटर एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा आपने इसके स्ट्रक्चर में एक बात ध्यान से देखी, देखो ये सारी की सारी इस तरीके से इन्होंने कॉलोनीज फॉर्म कर रखी है, बट व्हाट इज दिस, देन वी गो अहेड, टिक 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 टिक, देन व्हाट इज दिस। ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिखाई दे रही है। ये इस तरीके से अलग क्यों है, मतलब देखो ये ऐसे ग्रीन कलर की है डॉट डॉट, बट ये थोड़ी सी अलग है। ये जब इस तरीके से कॉलोनीज फॉर्म करती है ना, तो इनमें जो शेल, ये सेपरेट शेल प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, ठीक है। हेटेरोसिस्ट का मतलब क्या होता है, इन ये ग्रीन है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये हेटेरोसिस्ट है। लेकिन इस ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो हेटेरोसिस्ट आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करते, यानी कि ये जो शेल आपको दिखाई दे रही है, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। भाई इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो फिर क्या होता है, देखो ये जो शेल्स होती है, ये आपकी क्या करती है, थिक वॉल्ड होती है एक तो, और दूसरा ये होती है साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या होती है आपकी, साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो तब भी कर सकते थे अगर इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता, या नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो हम इस बात को कैसे समझेंगे, ये जो शेल्स होती है ना, ये क्या करती है, हवा से ऑक्सीजन को खींचती है, ठीक है, और उसको फिर कन्वर्ट करती है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस से, जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए यूजफुल फॉर्म में, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज याद रखनी है आपको कि इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ओके। उसके बाद इनमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना, नाइट्रोजिनेज, जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, एक्चुअली वो एंजाइम O2 की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो सरवाइव नहीं कर पाते। इस वजह से क्या होता है आपके, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते हैं, यानी कि जो आपके नाइट्रोजिनेज एंजाइम होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो इस वजह से इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती, मतलब ऑक्सीजन से इनको थोड़ा दूर ही रखा जाता है। उसमें भी एक आपका लेग हीमोग्लोबिन एक आपका प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आपको अब इसमें ऐसे कोई डाउट तो नहीं रहा होगा, बस इसमें ये है कि इसकी जो वॉल होती है ना, वो बहुत ज्यादा थिक होती है। इसका भी एक रीजन क्या होता है कि ये ना बिल्कुल ऑक्सीजन हेटर्ड होता है, इसको ऑक्सीजन से बिल्कुल नफरत होती है। और ये भी कह सकते हैं कि ये ना ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा डरता है, जैसे ही ये ऑक्सीजन को देखता है ये अपना काम करना बंद कर देता है कि बस अब मुझसे नहीं होगा। तो इसलिए हेटेरोसिस्ट ना अपनी दीवार को बिल्कुल मोटी करके रखता है कि किसी भी तरीके से ना इसको ऑक्सीजन दिखे ही ना, यहाँ पे ऑक्सीजन आए ही ना, बिल्कुल एनारोबिक कंडीशन बनी रहे। तो इसका ये रीजन होता है कि ये कुछ शेल्स आपकी थोड़ा डिफरेंट होती है। और इसके आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे नोस्टॉक एंड एनाबीना, ये कुछ आपके एग्जांपल्स होते हैं जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, दैट इज नोस्टॉक एंड एनाबीना। अब उसके बाद बात करते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं भाई, अब ठीक है, ये थोड़े अलग वाले बैक्टीरिया होते हैं, मतलब इनका ना थोड़ा अलग ही हिसाब होता है। किस तरीके से, देखो भाई, ये कहते हैं कि हमें ना खाना बनाने के लिए किसी भी तरीके से धूप की, सनलाइट की, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम तो देखो
किस तरीके से अपना फूड अभी तुम्हें जादू करके बना के दिखाते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि हमें ना खाना बनाने के लिए धूप की जरूरत नहीं है, हम तो जमीन के अंदर पड़े हुए इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है, जो भी जमीन के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके नाइट्रेट्स, अमोनिया, नाइट्राइट्स, ये क्या करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, उनको तोड़ते हैं यानी कि उनको ऑक्सीडाइज करते हैं। ये क्या करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और अब मतलब उसी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है ये उसको पकड़ के अपनी एटीपी फॉर्म कर लेते हैं, मतलब अपनी पावर करेंसी जो होती है उनकी एटीपी। एटीपी क्या होती है, उनकी पावर करेंसी। तो हम ये कह सकते हैं कि केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो आपके नेचर में जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, जो उनको तोड़ के यानी कि उनको ऑक्सीडाइज करके अपना एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये ना हमारी धरती का मतलब असली कचरा रिसाइकल्स कह सकते हैं हम इनको, ये ना बिल्कुल कचरा साफ करते हैं। अगर ये मिट्टी में पड़े हुए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को रिसाइकल ना करे तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएंगे और पौधों को कभी न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये उनको रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं। चलो ये तो अच्छे बैक्टीरिया हो गए, किसी तरीके से तो हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया ये आपके मतलब लास्ट ग्रुप है और ये वो बैक्टीरिया है जो कि सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट बैक्टीरिया है, सबसे ज्यादा नेचर में यही पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी बात करें, ये ना अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए इनका नाम रख दिया हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये अपना खाना खुद तो बनाते नहीं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। और इनमें से ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर मैंने आपको पहले भी बताया था, डिकम्पोजर कौन से होते हैं, यानी कि जो आपके पेड़ या जानवर या कोई भी चीजें जो मर जाती है या गल जाती है सड़ी गली मिट्टी में, मतलब ये क्या करते हैं, उसको खाते हैं और उसको मिला देते हैं। इनको हम डिकम्पोजर्स को हम नेचर का सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। बात अगर हम करें हेल्पफुल किस तरीके से होते हैं, ठीक है, मतलब ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे होते हैं, ये हमारे दोस्त कैसे होते हैं, इनके 3 सबसे बड़े हम फायदे देखते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए कर्ड फॉर्म करते हैं फ्रॉम मिल्क। जैसे मम्मी रात को दूध में ना थोड़ा सा क्या करती है, जो मट्ठा होता है उसको डाल के रख देती है, उसमें होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो सुबह तक दूध को मस्त बिल्कुल कर्ड में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसमें जो उनसे बैक्टीरिया जो मिल्क। अब हम बात करते हैं कि जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स और फिक्सेशन नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट में भी हेल्प करते हैं। किस तरीके से, देखो जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एंटीबायोटिक्स बनाने में भी काम आते हैं। जैसे जब हम बीमार हो जाते हैं तो जो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए, जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, वो भी आपके बैक्टीरिया से ही बनाई जाती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो लेग्यूमिन्स प्लांट होते हैं, यानी कि जो दाल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे मटर हो गए, चने हो गए, उनकी जड़ों में ना छोटी छोटी नोड्यूल्स होती हैं, रूट की जो मतलब जिनको गांठ बोलते हैं ना, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट रहती है। वो जो नोड्यूल्स होती है उनके अंदर राइजोबियम नाम का एक हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया रहता है, जो क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट के लिए बार बार नाइट्रोजन फिक्सेशन करता रहता है। तो ये बैक्टीरियाज इस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे लिए कहाँ कहाँ हेल्पफुल हो सकते हैं ये हमने पढ़ लिया, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और हमारे लिए डेंजरस भी होते हैं, यानी कि ये पैथोजेनिक भी होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं। तो अब हम कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम उन पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को पढ़ते हैं। ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये बिल्कुल बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं और ये ना इतने पैथोजेनिक होते हैं कि ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही बीमार नहीं करते, बल्कि हमारी क्रॉप, हमारे जो फार्म एनिमल्स होते हैं, इवन हमारे जो पेट्स होते हैं ना, ये उनको भी बीमार कर देते हैं और उनको बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए किस तरीके से, ठीक है। अब हम ना इन बैक्टीरिया ये किस किस तरीके से किसको क्या बीमारी दे सकते हैं हम उनको पढ़ते हैं, ठीक है। एक बीमारी होती है कोलेरा, जो कि विब्रियो कोलेराई के द्वारा क्या करती है, उसको स्प्रेड करती है, ठीक है। विब्रियो कोलेराई नाम के एक बैक्टीरिया से ये स्प्रेड होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ह्यूमन बींग्स में ये वॉमिटिंग कॉज करती है बहुत ज्यादा। उसके बाद करते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड भी जो होता है एक सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया होता है, ये उसके द्वारा क्या करती है, उसी बैक्टीरिया से ये होती है। उसके जो कॉजिंग आपका ये कह सकते हो कि जो कॉजिंग बैक्टीरिया होता है वो होता है सैल्मोनेला टाइफाई। तो इसमें बहुत ज्यादा तेज क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक है। ये किस वजह से होता है, थोड़ा सा आपका फूड, जब आप बाहर का बहुत ज्यादा फूड खाते हो ना, तो या फिर गंदा पानी पीने से भी उस वजह से आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो पेट में चले जाते हैं। टिटनस जो होता है वो आपका क्लस्ट्रोडियम टेटनाई की वजह से होता है।
सिट्रस कैंकर की अगर हम बात करें, ये आपका ज़ैंथोमोनास सिट्राई की वजह से होता है। ये ना प्लांट के दुश्मन होते हैं, जैसे नींबू या संतरे के पेड़ पर आपने कभी देखा होगा ना, ब्लैक कलर के थोड़े इस तरीके से डार्क स्पॉट आपको देखने को मिलता है, तो वो ज़ैंथोमोनास सिट्राई नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया किस तरीके से डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं, और जो आपके डिफरेंट जैसे ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स, इन सबको किस तरीके से वो हार्म करते हैं, ये आपने पढ़ लिया। अब बैक्टीरियाज का क्या होता है, मतलब बैक्टीरियाज ने सोचा चलो सारी चीजें हो गई, लेकिन बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब अपनी फैमिली को ये किस तरीके से बड़ा करते हैं, यू बैक्टीरिया, ठीक है। इनमें अगर हम बात करें, मेनली जो इनका सबसे फेवरेट और जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फिजन। इसमें ना इनको कुछ करना ही नहीं है, मतलब इनका मतलब सबसे आसान जो होता है ना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो फिजन होता है, ठीक है। जैसे आपने इसमें देखा है डायग्राम में, क्या है देखो, इस तरीके से एक सीधा साधा बैक्टीरिया को बीच में से खींच के ऐसे लाइन ड्रॉ करो और आपके दो डॉटर सेल में तोड़ दो, जैसे ही वो टूट जाएगा आपका डीएनए डिवाइड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, फिजन की प्रोसेस से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। तो देखो कितना आसान है बैक्टीरिया को अपनी फैमिली बढ़ाना, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम ना, मतलब क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, इनके लिए कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस भी होती है, ऐसे इतने भी सिंपल नहीं है बिल्कुल ये। तो जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मान के चलो कि बहुत ज्यादा गर्मी हो, इनको खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये तब क्या करेंगे, ये थोड़ा चालाकी करते हैं, ये ना अपने आप को बचाने के लिए अपनी, इनके पास ना स्पोर्स होती है, मैंने पहले भी बताया था, इनकी जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी कि वो इनकी लाइफ लॉन्ग सुपर स्ट्रॉन्ग जैकेट होती है, तो वो क्या करते हैं, जैकेट के अंदर आराम से छुपे रहते हैं जब तक इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती। जैसे ही इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आपका किस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसमें ये अपना डीएनए ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। तो इसमें अब एक बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना डीएनए जो है वो दूसरा, मतलब एक छोटे से, मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना जो डीएनए होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो देखो आज हमने पूरा का पूरा वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा अबेंडेंट जो पाए जाते थे यू बैक्टीरिया को पूरा हमने इनका कच्चा चिट्टा खोल दिया, बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ लिया, हमने इनको पढ़ा कि ये कैसे दिखते हैं, पॉपुलेशन कैसे बढ़ाते हैं, हमारी लाइफ को ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, हमारे लिए किस तरीके से फायदेमंद है। अब आप अपनी एनसीईआरटी को 1 बाय 1 लाइन में या कैसे भी पढ़ोगे तो आपको इजीली ये सारे बैक्टीरिया समझ आ जाएंगे। कल हमने मतलब किंगडम मोनेरा तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। कल हम पूरा कंप्लीट किंगडम प्रोटिस्टा कवर करेंगे। कल हम देखेंगे कि पानी में जो रहने वाले सिंगल सेल जीव होते हैं ये किस तरीके से पानी में गदर मचा के रखते हैं, ठीक है। तो कल फिर अच्छे से आप तब तक इसको प्रिपेयर करते रहो, चिल करो और सीखते रहो। तो कल मिलते हैं अपने किंगडम प्रोटिस्टा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।